Hello everyone, welcome to Indeed Eyes. Today I am going to discuss another video of Polity Part 2 क्योंकि हमने इससे पहले भी Part 1 डिस्कस किया हुआ है जिसमें हमने पहले से दो आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो डिस्कस किया था। अभी हम उससे आगे का डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पहले हमने कौन सा डिस्कस किया हुआ था और अभी हम लोग कौन कौन सा डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले पॉलिटी का डिस्कस किया था, तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज ये डिस्कस कर लिया था और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से डिस्कस कर लिया था। तो ये दोनों हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और अभी हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ लॉ मेकर्स करेंगे, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट करेंगे और अगर टाइम रहा तो हम आगे का भी डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम लोग ये बाकी के आर्टिकल्स से पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ लॉ मेकर्स है। तो ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट सेटअप ए 7 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ इट्स 1998 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन द पीवी नरसिम्हा राव। और इसके बारे में हम जानते हैं सब जानते हैं आगे कि क्या है ये। और इसके अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये रिसेंटली 7 जज बेंच का वो बैठक हुआ था जिसमें जिसको हेड किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और इसको रिकंसिडरेशन किया है 1998 में जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था इन द रिगार्डिंग ऑफ पीवी नरसिम्हा राव केस में। क्योंकि 1998 में जो जजमेंट हुआ था पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट केस केम इन द बैकड्रॉप ऑफ 1993 और जेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइवरी केस के रिगार्डिंग। और इसमें क्या है, जो जजमेंट हुआ था कि लीगल इम्यूनिटी ग्रांटेड टू लेजिस्लेचर, जितने भी लेजिस्लेचर हैं उनको लीगल इम्यूनिटी ग्रांट किया गया हुआ है। और अंडर आर्टिकल 105 क्लॉज 2 एंड 194 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस ऑन ब्राइवरी चार्जेस। अगर उन पे जो ब्राइवरी चार्जेस लगते हैं तो उसके तहत जो आर्टिकल 105 क्लॉज 2 है और 194 क्लॉज 2 है तो उसके रिगार्डिंग उनको प्रोटेक्शन मिल सकता है। और एनी स्पीच और वोट इन पार्लियामेंट, और कोई भी अगर वो स्पीच देते हैं या वोट देते हैं पार्लियामेंट में तो उसके रिगार्डिंग भी इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है कि उनको ये जो क्रिमिनल चार्जेस हैं इसके तो ब्राइबरी के या इस टाइप के, तो इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है कि ये इन पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। और देखते हैं क्या अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर लीगल इम्यूनिटी इंजॉयड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स। और ये एक तरह का लीगल इम्यूनिटी है जो लेजिस्लेचर जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के उनको दिया गया हुआ है। इन विच लेजिस्लेचर आर ग्रांटेड उसको उनको ग्रांट किया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर सर्टेन एक्शन डन और स्टेटमेंट मेड इन द कोर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटीज। और ये क्या है, अब देखते हैं क्या ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है, इफ एन इंडिविजुअल और अथॉरिटी डिसरिगार्ड्स और अंडरमाइंड ए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ ए मेंबर और द हाउस, इट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है जो अंडरमाइंस द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ ए मेंबर ऑफ हाउस है। मतलब कि आपको जो अंदर हाउस में जो भी आपको फैसिलिटीज दी गई है, अगर आप उसका ब्रिज करते हैं, अगर उसके रूल रेगुलेशन को तोड़ते हैं और जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की गई है तो अगर आप उसका मिसयूज करते हैं तो फिर उसको कहते हैं ब्रिज ऑफ प्रिविलेज। और ये कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस क्या है, ब्रिज ऑफ प्रिविलेज इज डिफरेंट फ्रॉम कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। तो इट डिफाइंस any act or omission which obstruct the impedes either house or parliament in the performance of its function or which obstructs or impedes any member or officer of house इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो ये क्या है कि जो मेंबर और जो मेंबर होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं जो उनकी ड्यूटीज है और वो अपने ड्यूटीज को से ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं या फिर है ना वो अच्छे से खुद का काम नहीं करते हैं या दूसरों को भी नहीं करने देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ हाउस विच हैज अ टेंडेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस सच रिजल्ट। तो उसके क्या होता है कि उसके वजह से जो टेंडेंसी होती है हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारे रिजल्ट जो हमें प्रोड्यूस करना होता है, अगर उसमें ऑब्स्टेकल आता है तो उसकी वजह से जो कंटेम्प्ट है और ये जो ब्रीच कहलाता है कि आपने अपने जो आपको प्रिविलेज मिला है उसको आपने ब्रीच किया है।
और पनिशमेंट फॉर ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है, तो उसके लिए पनिशमेंट भी प्रोवाइड किया गया है। और पनिशमेंट क्या क्या है देखते हैं। ए पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट कैन बी रेप्रीमेंडेटेड, वार्न और सेंट टू प्रिजन। तो उस तो वो क्या है कि अगर कोई पाया जाता है कि उसने अपने प्रिविलेज का ब्रिच किया है, तो उसको या तो रेप्रीमेंड कर दिया जाएगा या फिर वो वार्न किया जाएगा कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर उनको ये जेल में भेजा जा सकता है। The period for which the house can commit an offender to custody or prison for contempt is limited to the duration of the session of the house। तो ये क्या है कि अगर किसी को ऐसे किसी ने ब्रिज करते हैं तो फिर उनके खिलाफ एक तो कस्टडी की जाएगी, जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगा, एंड अगर उनको जेल में भेजा जाता है तो वो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होगा, जो सेशन चलता है उसी दौरान के लिए, जब तक हाउस का सेशन चलेगा तब तक। इन केस इट्स मेंबर इज फाउंड गिल्टी, अगर कोई मेंबर है ना गिल्टी पाया जाता है, तो एमपी कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस और फेस एक्सपल्शन। तो उसको ना ये उस हाउस से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या कि so far, neither parliament nor any state legislature has enacted any legislation that defines the power, privilege and immunities of the house। अभी तक क्या है, ना ही पार्लियामेंट ने और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी ने भी डिफाइन नहीं किया है कि ये तो जो लेजिस्लेचर्स हैं उनका इम्यूनिटीज क्या होगा, पावर क्या होगा एंड प्रिविलेजेस कौन कौन से होंगे। तो और डेट ऑफ इट्स मेंबर एंड कमिटी, और किसी मेंबर और कमिटी ने भी ये वो नहीं किया, डिस्क्राइब नहीं किया है। इट शुड बी नोटेड here that the parliament till now has not made any special law to exhaustively codify all the privileges। they all are based on 5 sources। तो ये कहा जा रहा है क्या कि पार्लियामेंट ने भी अभी किसी भी लॉ के तहत ऐसा कुछ बनाया नहीं है कि कैसे डिफाइन होगा कि ये प्रिविलेज कैसे है और कैसे ब्रिज होगा, लेकिन एक 5 सोर्सेज है, उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि ये इन्होंने प्रिविलेज का अपने मिसयूज किया है या फिर ब्रिज किया है। जैसे कि दे आर बेस्ड ऑन 5 सोर्सेज, नेमली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वेरियस लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, फिर रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो ये जो 5 है, तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रोविजन बनाया गया है, अगर आप उसको ब्रेक करते हैं तो फिर आपका वो कहलाएगा कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। फिर उसके बाद है लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जितने भी लॉज बनाए हैं अगर आप उसको तोड़ते हैं तो फिर वो ब्रिज कहलाएगा। और उसी तरह से है रूल ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अब ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है वे इन विच जज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉ, कि लॉ कैसे, लॉ क्यों ये जो बनाया गया है वो किस रिस्पेक्ट में बनाया गया है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर उसको ब्रेक किया जाता है, ब्रिज किया जाता है, तो फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन प्लेड ए ह्यूज रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट लॉ। तो ये जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है वो सबके ह्यूमन राइट के लिए बनाया गया है। तो अगर कोई किसी के ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है या लॉ ब्रेक करता है तो फिर उस पे ये ब्रिज का और ये ब्रिज ऑफ प्रिविलेज का उस पे कार्रवाई किया जाएगा। Parliament is the sole authority to ascertain if there has been breach or contempt of the house। No court is entrusted with this power। तो ये बोला जा रहा है क्या कि ये जो पार्लियामेंट के हाथ में ही है कि ये सोल अथॉरिटी है कि वही इसको ब्रिज और जो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है उसको ये देख रेख करने का या फिर इस पे रिगार्डिंग रूल बनाने का, इसमें कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। The member of the house can raise a question involving a breach of privilege with the consent of chairman or speaker। अगर है ना जैसे जो हाउस के मेंबर हैं वो अगर कोई ब्रिच करता है अपने प्रिविलेज का, तो बाकी मेंबर के पास ये राइट है कि वो उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, उन पे सवाल उठा सकते हैं और अपने ये जो है सवाल उठा के और ये जो चेयरमैन से या फिर स्पीकर से डिस्कस कर सकते हैं। और ये कंसेंट भी लेना होता है किनसे? चेयरमैन और स्पीकर से। चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा। हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रोविजंस क्या है दैट ग्रांट लेजिस्लेचर्स इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, कि आपको इम्यूनिटी मिला हुआ है
आर्टिकल 105 deals with the powers and privileges of both the House of Parliament and its members and committee. ये जो आर्टिकल 105 है वो डील करता है पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस विच मीन्स की लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की बात की जा रही है। और सिमिलरली उसी तरह से आर्टिकल 194 जो है आउटलाइन द कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड दियर मेंबर्स एंड कमिटी। और ये जो है 105 ये सेंटर के लिए है, लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए, एंड 194 ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है, और काउंसिल के लिए भी होगा जिन स्टेट में काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके लिए। अब बात करते हैं राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। आर्टिकल 105 क्लॉज 2 स्टिपुलेट दैट नो पर्सन शैल बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन बाय और अंडर द अथॉरिटी ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग्स। और उसके बाद है क्या, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट की फ्रीडम ऑफ स्पीच अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट अवेलेबल टू द सिटीजन अंडर आर्टिकल 19। तो ये जो है क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो पार्लियामेंट के मेंबर्स का होता है वो डिफरेंट होता है जो हमारी जो आम जनता है, जो उनको जो राइट मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में डिफाइन है, उससे ये डिफरेंट होता है। अब देखते हैं कैसे। आर्टिकल 105 क्लॉज टू स्टेट दैट नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट or its committee. This freedom is subject to the provision of the Constitution and the rules and procedures of the Parliament as stated under Article 118 of the Constitution. अभी ये कह रहे हैं क्या, ये अलग कैसे है, जैसे कि 105 जो है आपका क्लॉज 2, ये जैसे कि कोई भी मेंबर है वहाँ का और ये कोई भी प्रोसीडिंग्स होती है तो वो है ना कोर्ट में नहीं जाएंगे। जैसे आम जनता के पास राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर उनका फ्रीडम और किसी का भी राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली अपने फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उस तरह से यहाँ पे ऐसा प्रावधान नहीं है। उनको यहाँ पे पार्लियामेंट में ही सलटना होगा और पार्लियामेंट में ही सारी चीजें सॉल्व करनी होंगी, इसके लिए वो कोर्ट में नहीं जाएंगे और कोर्ट इसके लिए लायबल भी नहीं है। However, Article 121 restrict members from discussing the conduct of judges to the Supreme Court and High Court। और आर्टिकल 121 में ये मेंबर्स को रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया गया है कि वो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट है, और उनके पास फ्रीडम भी है, जैसे कि अगर किसी ने आम जनता जो है वो किसी अलग का या फिर किसी दूसरे पर्सन का अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वॉलेट करती है तो उसको क्या होगा कि सजा सुनाया जा सकता है एट ए टाइम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रूल डिफरेंट है। Code of Civil Procedure 1908 provides that member can enjoy freedom from arrest in any civil case 40 days before and after the adjournment of the house। ये जो अगर कोई सेशन चल रहा है कि जैसे बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है या विंटर सेशन होता है, तो अगर किसी मेंबर ने अगर अपना ये प्रिविलेज ब्रिच ऑफ प्रिविलेज किया है तो उसके पास अगर वो सिविल का कोई ब्रिच होता है तो फिर आपके पास है ना वो फ्रीडम है। और फिर जो भी कार्रवाई है वो 14 जो एडजॉर्नमेंट सेशन होता है वो 14 डेज पहले होगा और 14 डेज बाद में होगा। एंड ऑल्सो वेन द हाउस इज इन सेशन, तो जब भी और ये जो है जब तक हाउस सेशन में होगा तब तक उनपे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। However, this privilege is limited to civil cases। और ये जो है जो भी ये privilege है वो civil cases में ही है। अगर कोई an MP doesn't enjoy any immunity against action in a criminal case during the session or otherwise। और ये जो जितने भी freedom है अरेस्ट के खिलाफ, तो ये जो जब तक वो लोग सिविल केसेस करते हैं, मतलब कोई भी जो भी डिफाइन है सिविल केसेस में, अगर वो लोग वैसा ब्रिज करते हैं तो फिर उनपे तो कोई कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने क्रिमिनल केस का वो किया है वायलेशन, और किसी ने जो भी डिफाइन है कि क्रिमिनल केसेस में ये सब आता है जो भी हीनियस क्राइम है, अगर वो कोई करता है तो फिर उसको इस टाइप की इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। देखते हैं क्या, प्रिविलेज बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड प्रेसिडेंट्स। Parliament reserves the right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member on a criminal charges or for a criminal offense। अभी कह रहे हैं क्या कि अगर कोई पार्लियामेंट है ना, अगर किसी ये वहाँ के लेजिस्लेचर ने अगर वो
किसी ने क्रिमिनल केसेस या फिर कोई हीनियस क्राइम किया है तो जल्द से जल्द उनको अरेस्ट हो जाएँगे या फिर वो कन्विक्ट कर दिया जाएगा या फिर उनको जेल में डाल दिया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा और रिलीज़ ए मेंबर ऑन क्रिमिनल चार्ज और ए क्रिमिनल ऑफेंस है और उनमें जो भी है जैसे ही क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे उनको सज़ा सुना दिया जाएगा क्योंकि उनके पास जो क्रिमिनल चार्जेस के खिलाफ कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। Right to exclude strangers. Member of the house have the power and right to exclude strangers who are not member of the house from the proceedings. और ये जो भी वहाँ के मेंबर नहीं है उनको उस टाइप की पावर्स नहीं दी गई है। दिस राइट इज एसेंशियल फॉर सिक्योरिंग फ्री एंड फेयर डिस्कशन इन द हाउस। और ये जो वहाँ के मेंबर है तो उनके लिए है ये स्पेशल राइट है कि ये सिक्योर करने के लिए कि फ्री एंड फेयर डिस्कशन होना चाहिए हाउस में। Also, as per the provision of Article 122, the validity of any proceedings of Parliament can't be inquired into by a court in the grounds of alleged irregularity of procedure. तो ये जो वैलिडिटी है प्रोसीडिंग्स का जो पार्लियामेंट ने दी है वो उसको कोर्ट में आप इंक्वायर नहीं कर सकते हैं या उसकी इंक्वायरी या छानबीन नहीं करवा सकते हैं। अब ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है ये सब की ज़रूरत क्यों पड़ गई? नीड ऑफ द रिफॉर्म इन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और क्योंकि और इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में थोड़ा सा रिफॉर्म लाने की जरूरत थी। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला, एप्लीकेबिलिटी। The scope and limitation of parliamentary privilege are yet to be ascertained. In some instances, privileges shield lawmakers from prosecution as civil cases cannot be initiated when the house is in session. तो ये एप्लीकेबिलिटी है कि स्कोप एंड लिमिटेशन लगाने का जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिया गया है उस पे क्योंकि बहुत सारे पे जो सिविल केसेस हैं उनके वो तो इम्यूनिटी से बच जाते हैं लेकिन बहुत सारा ये एप्लीकेबल करना होगा कि कौन सा सिविल केस है या फिर कौन सा ऐसा सिविल केस है जिसमें हाउस जब सेशन में चल रहा है तब उसको छूट मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा लिमिटेशन लगाना है और रिफॉर्म्स भी लाना है। और ये मिसयूज, देयर हैव बीन इंस्टांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ पावर एंड राइट बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली रिजल्टिंग इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। तो ये जो उनके पास जो प्रिविलेज है उस प्रिविलेज का ये लोग मिसयूज करते हैं जिसके कारण जो आम जनता है उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। or lack of oversight, absence of a clear mechanism to prevent members of the house from using privileges for personal or official gain interest। अब ये जो privilege दिया गया है वहाँ के members के लिए है लेकिन वो लोग क्या करते हैं अपने personal काम के लिए या personal चीज़ों के लिए भी इसका misuse करने लगते हैं अपने जो privilege है उनका। फिर lack of procedure, parliament has yet to lay down a set of procedure to deal with instances of breach of privileges and solely it guided by experience। For example, lack of clarity on whether a hearing must be given to the accused, whether she must be given a right or legal representation। तो इस टाइप का अभी एक जो बहुत सारा अभी तक ये जो लूप होल और लैकुना है कि ये जो इंस्टांसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है वो गाइड किया जाता है, टाइम टू टाइम गाइड किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें ना कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब यूज हो रहा है कब मिस यूज हो रहा है। or against natural justice. Breach of privilege laws allows a politician to judge their own cases. It leads to a conflict of interest, violate the principle of separation of power under Article 50 and goes against the tenets of a fair trial। अब ये जो है कि अब वो तो जो जितने भी लेजिस्लेचर है वो खुद रूल मेकर्स हैं कि वो रूल अपना बनाते हैं लेकिन जब वो खुद से बाकी के खुद ही का उनको पास ये जो पॉलिटिशियन जो अलाउ करते हैं कि वो अपनी जो जितने भी उनका जो है क्राइटेरिया और वर्क प्रोफाइल है वो उसको जज कर सके खुद ही अपने जो और जो भी उन पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का केस आया है वो खुद उसको जज कर सके कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है। और it allows politician to judge their own cases and it leads to a conflict of interest। और जिसकी वजह से क्या होता है कि अब इनके पास तो पावर है कि वो अपना खुद ही वो जज कर सकते हैं अपने केसेस का। तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जितने भी जुडिशरी है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है और वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 50 ये जो डीपीएसपी में आता है तो वो क्या कहता है कि ये चेक एंड बैलेंस का काम करता है
तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इनका जो ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो वॉयलेट होता है, क्योंकि ये जो चेक एंड बैलेंस कैसे होगा जब ये पॉलिटिशियन खुद ही अपना क्राइम कमिट कर रहे हैं और खुद ही अपने आप को जज कर रहे हैं, तो फिर जुडिशरी का जो काम है वो तो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए एक वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है और violates constitutionalism. The absence of codified privileges gives a unlimited power to the House to decide when एंड हाउ ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अकर्स है। तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी ये लोग जो वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो इसलिए इनको अनलिमिटेड पावर मिल गया है कि अपने हिसाब से ये तो ये जो है अपने प्रिविलेज का मिसयूज करते हैं और फिर इन्हीं को पता है कि और ये खुद ही अपने आप को जज करते हैं और बताते हैं कि कब हमने मिसयूज किया है, कब हमने नहीं किया है। तो उसके वजह से क्या है, ये अपने पावर का अनलिमिटेड पावर का यूज करते हैं और ये जो है ना और ब्रिज भी करते हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है, प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू पार्लियामेंटेरियंस इज एसेंशियल। और ये जो है ये और इम्यूनिटी जो पार्लियामेंट्री इसमें बोला गया है कि ये जो इम्यूनिटी दिया गया है पार्लियामेंट्री के लिए तो ये इसेंशियल है, लेकिन अर्जेंट स्टेप आर नीडेड Urgent steps are required to ensure constitutionalism and such as codifying privileges, establishing a standard operating procedure in case of breach of privileges. Also, Parliament can establish clear boundaries by enacting a specific legislation to monitor the misuse of parliamentary privilege by its member। तो ये बोला जा रहा है क्या कि पार्लियामेंट्री को जो पार्लियामेंटेरियन से जितने भी हैं अगर उनको इम्यूनिटी दिया गया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो है ना वो एक आपको जरूरत है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर जो भी प्रिविलेज आपको दिया गया है उसका सही यूज हो रहा है या नहीं, और उसको हर टाइम चेक करने की जरूरत है कि कब उसका मिसयूज हो रहा है या फिर कब आपको जो प्रिविलेज दिया गया है उसका यूज हो रहा है। और पार्लियामेंट को एक क्लियर बाउंड्री दिखाना ज़रूरी है कि कब आपका जो कब मिसयूज़ हो रहा है, कब इसका यूज़ हो रहा है। तो पार्लियामेंट को ऐसे प्रिविलेज को डिफाइन कर देना चाहिए कि कौन-कौन से प्रिविलेज आपको मिले हुए हैं और कौन-कौन सा प्रिविलेज आपको नहीं मिला हुआ है। तो अगर आप जो प्रिविलेज आपको नहीं मिला हुआ है तो आप उसको वायलेशन नहीं कर सकते हैं या फिर आप आर्बिट्रेरीनेस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं और अपने पावर का आप अनलिमिटेड यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को डिस्कस करते हैं। और ये न्यूज में क्यों है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव द टर्म्स ऑफ रेफरेंस कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल 2 और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 अंडर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 के अंदर आता है। और ये क्यों है न्यूज में, ये जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कृष्णा रिवर को, कृष्णा वाटर को सॉरी, जो एलोकेट होता है, एलोकेट किया गया था पहले अनडिवाइडेड जब आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जब अलग नहीं हुआ था तब, लेकिन अब क्या है कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना अलग हो चुका है। और ये जो कृष्णा रिवर है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब कि ये ओरिजिनेट होता है वेस्ट से एंड ये ईस्ट की तरफ वो जो बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होता है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ओरिजिनेट एट महाबलेश्वर इन द महाराष्ट्र एंड मर्ज विद द बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग थ्रू द महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये सारे स्टेट से होकर के ये गुजरता है। Also, the Supreme Court criticized the Punjab government for its slow progress in constructing the Satluj Yamuna link कैनाल जो और सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया है पंजाब गवर्नमेंट को, क्योंकि ये जो ये जो सतलज यमुना लिंक है, ये जो कैनाल है वो काफी समय से बन रहा है और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड asked center to conduct a survey of the land designation designated for the canal to assess the work status है। और उन्होंने जो लैंड अलॉटमेंट किया है, जो सेंटर ने लैंड अलॉटमेंट किया है कि उस पे वो सर्वे करे और एसेस करे कि अभी तक काम कहाँ तक पहुंचा है। अब देखते हैं क्या कि ये सतलज यमुना लिंक कैनाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये एक 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है जो शेयर करेगा वाटर ऑफ रावी एंड ब्यास रिवर बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, ऑफ विच जिसमें 122 किलोमीटर वाज टू बी इन पंजाब में रहेगा। 122 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उतना पानी पंजाब के पास होगा एंड 92 किलोमीटर इन हरियाणा, और हरियाणा के पास जाएगा 92 किलोमीटर तक का जो पानी। और इट वाज प्लान्ड इन 1966 ऑफ हरियाणा वाज कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब। और ये जो है ये जो प्लान किया गया था 1996 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हो गया था, उसके बाद हरियाणा कंप्लीटेड इट्स स्ट्रेच ऑफ सतलज यमुना लिंक कैनाल इन 1980। और ये जो हरियाणा ने कंप्लीट कर दिया था कि हाँ यहाँ तक ऐसे ये कैनाल बनेगा 1980 में ही, और जबकि पंजाब केप्ट
साइटिंग राइपेरियन प्रिंसिपल्स है एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर। जबकि पंजाब ने है ना रख लिया था कि ये जो राइपेरियन प्रिंसिपल है, राइपेरियन कहने का मतलब कि ये जो है ना पानी फ्लो होते ही रहता है, और जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर, जो जब पानी का अवेलेबिलिटी नहीं भी होगा तो भी ये पंजाब ने इस टाइप का रूल बना दिया था उसी वक्त। जो राइपेरियन प्रिंसिपल स्टेट दैट ओनर ऑफ लैंड एडजेसेंट टू अ वाटर बॉडी हैज द राइट टू यूज वाटर। अब ये राइपेरियन प्रिंसिपल में क्या है कि जिस स्टेट से जो पानी होके गुजरती है उस समय तो उसका जो ऑनर होता है ना वो जिस नदी वो जो पानी का वो स्टेट ही होता है। पंजाब आर्ग्यूज दैट मेनी एरियाज इन स्टेट में गो ड्राई आफ्टर 2029 ड्यू टू ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो पंजाब ने है ना ये भी बोला है कि बहुत सारे जो एरियाज हैं 2029 तक वो ड्राई हो जाएंगे क्योंकि ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। हरियाणा आर्ग्यूज दैट इट्स ये जो है हरियाणा आर्ग्यूज दैट साउदर्न पार्ट ऑफ स्टेट आर फेसिंग वाटर प्रॉब्लम ड्यू टू डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर। और जो हरियाणा का जो साउथ वाला पोर्शन है, जो साउदर्न पार्ट है, तो वो बहुत ज्यादा वो पानी का प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहा है। एंड इट क्लेम दैट इट हैज बीन डिनाइड इट्स राइटफुल शेयर इन वाटर। और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि एक तो उनको राइटफुल शेयर मिले क्योंकि उनका पानी जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत जल्दी तेजी से डिप्लीट हो रहा है, और उसमें भी डिनाई कर दिया गया है। अब देखें क्या कि ये जो ट्रिब्यूनल है और ये कैसे किस स्टेट का ये जो वाटर डिवाइड होता है या किसके किसके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो हम लोग देखते हैं डिटेल में कि और लेकिन सबसे पहले उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स है वो डिस्प्यूट्स कब से चला आ रहा है, क्या है इसमें, और ये जो डिस्प्यूट्स किसके किसके बीच में है, मतलब कौन कौन से स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम देखते हैं कि अबाउट कृष्णा वाटर डिस्प्यूट से ये 1969 में स्टार्ट हुआ था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1, और जो सेटअप किया गया था, और कृष्णा ISR WD एक्ट 1956 के तहत, और ये डिवाइड किया गया था 2060 TMC, मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ कृष्णा वाटर एट 75% डिपेंडेबिलिटी। और ये 75% डिपेंडेबिलिटी क्या है, 75% डिपेंडेबिलिटी ऑफ ए कैचमेंट implies that 2060 TMC of water can be liably extracted from a catchment area 75% of the time। और ये जो है ना, ये जो कैचमेंट एरिया क्या होता है कि है ना वो जो इस नदी का फ्लो है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो उसी को कहते हैं। तो ये जो है ना 75% उस टाइम पे उसको लिया जा सकता है जितना भी वो पानी फ्लो हो रहा है उसे। कंसीडरिंग द नेचुरल वेरिएबिलिटी इन वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज, और ये जो है जो पानी वहां से आता कैसे है, या तो फैक्टर सच एज प्रेसिपिटेशन, बारिश होगी तब, और फिर उसके बाद ये इवापोरेशन एंड इनफिल्ट्रेशन, इन सब की वजह से। फिर KWDT जो सेकंड है इंस्टीट्यूटेड इन 2004। तो पहला वाला तो जो फर्स्ट है इंस्टीट्यूट किया गया था 1969 में, लेकिन सेकंड वाला 2004 में इंस्टीट्यूट किया गया था ऑफ कृष्णा वाटर एट 65% डिपेंडेबिलिटी एंड फॉर सरप्लस फ्लोज। तो उसमें रूल था 75%, बट इसमें है कि 65% होगा। और इन 2014 10 साल बाद आफ्टर द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना एज ए सेपरेट स्टेट, जब तेलंगाना अलग हो गया तो आंध्र प्रदेश आस्क्ड टू इंक्लूड तेलंगाना एज ए सेपरेट पार्टी एट KWDT एंड द एलोकेशन ऑफ कृष्णा वाटर बी रीवर्क्ड अमंग 4 स्टेट इंस्टीड ऑफ 3। तो पहले क्या था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश ने बोला कि जो पहले 3 लोगों का था इसमें कि कहाँ किसमें कितना पानी बटेगा, कौन से स्टेट को कितना पानी अलॉट होगा, लेकिन अब तेलंगाना अलग हो चुका है तो उसको 4 स्टेट में बांटना पड़ेगा। और जैसे कि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर नाउ आर्ग्यूइंग दैट तेलंगाना वाज क्रिएटेड फॉलोइंग बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अभी क्या है कि पहले तो ये थे जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका थे, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हो चुका है तो ये चार चार हिस्से में बटेगा। और द अलोकेशन ऑफ वाटर शुड बी फ्रॉम आंध्र प्रदेश शेयर विच वाज अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल। तो ये जो कह रहे हैं क्या कि महाराष्ट्र और कर्नाटका का ऐसा बोलना है कि पहले तो हमारा जो मिला था पानी वो उतना ही मिलेगा, लेकिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश का शेयर ज्यादा है, तो आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है तो आंध्र प्रदेश को ही अपना पानी उनको अलॉट करना चाहिए। अब फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स और एसिमेट्रिकल एक्सेस टू रिवर वाटर,
और इसमें क्या है, व्हेन ए रिवर फ्लोज अक्रॉस ए बाउंड्री बिटवीन द स्टेट्स द अपस्ट्रीम इज यूजुअली एट एन एडवांटेज। तो ये कह रहे हैं क्या कि ये जो असिमेट्रिकल एक्सेस टू वाटर, रिवर वाटर की कहीं पे फ्लो ज्यादा होता है कहीं पे कम होता है, लेकिन हाँ अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या है कि जहां से पानी निकलती है वहां के लोगों के लिए ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि वहां पे पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, क्रिएटिंग ए एसिमेट्री बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्टेट्स। तो इसीलिए जहां पे से पानी निकलता है या फिर है ना बीच में उसकी फ्लो जहां कम होती है, तो उन सारे स्टेट्स के लिए थोड़ा सा जो पानी का अलॉटमेंट कम ज्यादा होता है। राइजिंग वाटर डिमांड, the total water demand in India is projected to increase by 22% and 32% in 2025 and 2050। तो 2025 में 22% इंक्रीज हो रहा है, मतलब होगा, और 2050 तक 32% वाटर का डिमांड बढ़ जाएगा। और द राइजिंग डिमांड हैज पुट स्ट्रेट ऑन लिमिटेड वाटर रिजर्व्स फर्दर एग्रेवेटिंग द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। और ये जो है क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है लेकिन जो पानी की जो क्वांटिटी है वो तो लिमिटेड ही है, और उसके वजह से भी ये इंटर वाटर डिस्प्यूट्स है ना बढ़ता चला जा रहा है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन वाटर यूजेस राइट, अंडर शेड्यूल 7 of Indian Constitution, power to use water for storage, electricity, irrigation, etc. mentioned under state list और एंड इंटर स्टेट वाटर अंडर यूनियन लिस्ट। तो ये जो उसी में सारे लिस्ट का डेफिनेशन है कि हाँ स्टेट लिस्ट में क्या क्या आएगा और यूनियन लिस्ट में क्या क्या आएगा, कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आएगा, तो वो शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। तो इसी में कहा जा रहा है क्या कि पावर टू यूज वाटर, जो कितना स्टोरेज में, इलेक्ट्रिसिटी में, इरिगेशन में कितना खर्च होगा वो स्टेट लिस्ट में डिफाइंड है, और जो इंटर स्टेट वाटर का जो ये जो पावर है वो यूनियन लिस्ट में डिफाइंड है। हाउएवर दीज पावर आर इंटरकनेक्टेड एंड यूजेस बाय वन स्टेट अफेक्ट यूजेस बाय अदर स्टेट, दस क्रिएटिंग एम्बिग्विटी ऑन वाटर यूजेस राइट्स। तो ये बोला जा रहा है क्या कि जैसे अगर पानी तो उतना ही है लेकिन अगर कोई स्टेट ज्यादा पानी ले लेता है तो दूसरे स्टेट के लिए कम मिलता है, तो इसलिए है ना ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी चलते रहता है, और एक दूसरे का जो वाटर का यूजेस राइट्स है उसका भी वॉयलेशन होता है। और ये लैक ऑफ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो वाटर गवर्नेंस आर्किटेक्चर इन इंडिया इज बेस्ड ऑन ए फ्रेगमेंटेड और पीस मिल अप्रोच। तो ये जो है ना इनका जो है क्या ये जो गवर्नेंस वाटर गवर्नेंस आर्किटेक्चर है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, ये बिट्स एंड पीसेस में बटे हुए हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। और इट रिलाइज ऑन न्यूमेरिकल मेजर्स सच एज अरिथमेटिक हाइड्रोलॉजी, सरप्लस, डेफिसिट, और इग्नोरिंग द सोशल, इकोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विथ वाटर। अब ये क्या है कि इतने ज्यादा फ्रेगमेंटेटेड हैं, तो ये लोग क्या जैसे अर्थमेटिक हाइड्रोलॉजी हो गया या कहाँ पे बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, तो ये सारी चीज का हिसाब लगाते हैं, लेकिन उससे क्या है कि सोशल पे, इकोलॉजी पे और जो हमारा कल्चरल फैक्टर्स है उस पे जो भी इफेक्ट पड़ रहा है उसको ये लोग इग्नोर कर देते हैं। और बाकी के इश्यूज क्या है उस वो देखते हैं। जो एमएसपी है, minimum support price of rice and wheat led to a manifold increase in water demand। तो इसका जब हम लोग प्लांटेशन जब होता है तो इसमें वाटर का बहुत ज्यादा यूज लगता है, thereby resulting in interstate water conflict। और उसकी वजह से भी क्या है कि ये जो इंटरस्टेट का वाटर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है क्योंकि वहां पे राइस की खेती होती है और वीट का होता है, तो पानी की जो खपत है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, तिस्ता हो गया बेसिन, और जो SYL है मतलब सतलज यमुना लिंक बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, तो ये सारी जगह पे भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। और बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया हैव कंटिन्यू टू अल्टर बेस्ड ऑन कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। और उसी की वजह से ये जो बाउंड्रीज है वो भी कंटिन्यूअली ये जो कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स का कारण बना रहता है। अब देखते हैं क्या कि कहाँ पे मतलब कौन कौन से स्टेट में कितना जो कहाँ कहाँ पे ये जो ट्रिब्यूनल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कौन कौन से स्टेट में चल रहा है। जैसे रावी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल, स्टेट कंसर्न्ड पंजाब और हरियाणा एंड राजस्थान, इनके बीच में ये जो है ना रावी एंड ब्यास का जो वाटर ट्रिब्यूनल है, तो ये सारे स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर आते हैं ये जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, और स्टेट कंसर्न है राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया एंड महाराष्ट्र हो गया। तो ये सारे जो यहाँ ये सारे जो है स्टेट है वो रिलेटेड है जो ये नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उससे। फिर बात करते हैं महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, और स्टेट कंसर्न जैसे कि गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया एंड महाराष्ट्र, तो ये सारे जो स्टेट है कनेक्टेड है महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से।
बात करते हैं कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकंड, जिसमें कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, और अब बात की जा रही है कि तेलंगाना भी इसमें ऐड होगा। और दूसरा आ गया कि वंशाधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, और जिसमें स्टेट है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। फिर गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, तो स्टेट इसमें कौन कौन से इंक्लूड है, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। फिर उसके बाद बात करते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पे वो केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया एंड पुडुचेरी, तो ये सारे स्टेट कनेक्टेड है। अब देखते हैं क्या कि ये जो मैकेनिज्म क्या है, mechanism to deal with interstate water disputes, or under 7th schedule of constitution, entry 17 of the state list reads water, that is to say water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provision of entry 56 of list 1 union list। तो ये जो है एंट्री 56 ऑफ लिस्ट 1 जो यूनियन लिस्ट में बताया गया है, लेकिन जो एंट्री 17 है वो स्टेट लिस्ट का, उसमें बोला जाता है कि वाटर का कैसे सप्लाईज होगा, इरिगेशन होगा, कैनाल बनने में कितना वो लगेगा, ड्रेनेज बनने में कितना आपको वाटर या जितने भी है ना जगह वगैरह अलॉटमेंट वगैरह, वो सारे स्टेट में डिफाइन है। और एंट्री 56 ऑफ लिस्ट 1 प्रोवाइड दैट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली टू द एक्सटेंट टू विच to which such regulation and development under control of union is declared by parliament by law to be expedient in the public interest। तो ये जो है ना ये रेगुलेशन कैसे होगा, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर का, वो ये यूनियन लिस्ट में दिया गया है। आर्टिकल 262 says that parliament by law may provide adjudication of any disputes complaint with respect to use distribution और कंट्रोल ऑफ द वाटर्स है। तो ये जो क्या कहता है कि ये जो पार्लियामेंट के द्वारा बताया गया है और प्रोवाइड किया गया है कि एडजुडिकेशन कैसे होगा, कि कोई भी जो डिस्प्यूट चल रहा है और कंप्लेंट चल रहा है किसी भी स्टेट के रिगार्डिंग की कैसे पानी का यूज करना है, और कैसे इंटर स्टेट में मतलब एक एक स्टेट में कैसे डिवाइड होगा रिवर वैली का, और ये जो एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाई आर्टिकल 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड 2 लॉ। तो ये जो 262 जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसकी वजह से 2 लॉज बनाए हैं पार्लियामेंट ने। पहला क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 में, जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट विच हैज ए पावर डिस्प्यूट विद अनदर स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेफर द डिस्प्यूट टू ए ट्रिब्यूनल और एडजुडिकेशन। तो उसके तहत है ना स्टेट लोग क्या करेंगे, जो सेंटर्स को बोलेंगे कि आप किसी ट्रिब्यूनल वो बनवाइए, और उससे हमारे ये जो है ये जो क्लैश चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको ये ट्रिब्यूनल फैसला करे कि किसको कितना अलॉटमेंट होना चाहिए। और दूसरा कि एक रिवर बोर्ड, जो रिवर बोर्ड बनाया गया है 1956 के तहत, इट वाज मेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ रिवर बोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो है ना सेटिंग किया गया है रिवर बोर्ड के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली। तो ये जो है ये किस लिए बनाया गया है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट इंटर स्टेट रिवर के लिए और रिवर वैली के लिए। अब बात करते हैं नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, तो ये जो है एड्रेस करता है such as scarcity of water, inequities in its distribution and a lack of a unified perspective in planning, management and use of water resources। तो इसका काम क्या है कि दो जो कि पानी का कितना स्कैरसिटी हो रहा है, कितना कमी हो रहा है, और फिर इनइक्विटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन कि किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या किसको कितना पानी मिला है, तो इन सारे का देखरेख का काम है नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 का। और और ये भी देखती है कि प्लानिंग कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, और यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी कैसे होना चाहिए। अब इसमें चैलेंजेस हैं, तो हम लोग देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है। delayed resolution, there are prolonged proceedings and delay in the disposal of water disputes है। अब ये कह रहे हैं क्या कि इसमें जो है ये वाटर डिस्प्यूट्स का जो ये जो भी कार्रवाई होती है या जितने भी है ना प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। और जैसे कि एग्जांपल है, इट टुक 11 years फॉर द गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल टू गिव इट्स डिसीजन। अब ये जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स है उसमें 11 साल लग गए अपना फैसला सुनाने में। दूसरा है एम्बिग्विटी, जो आर्टिकल 262 है, डेटर्स सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एडजुडिकेटिंग इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। हाउएवर आर्टिकल 136 empowers the सुप्रीम कोर्ट
to hear appeals against the tribunal order, further causing ambiguity in the implementation of its tribunal order। तो ये जो आर्टिकल 262 है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो एजुडिकेट करे और जो इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट्स है उसको देखे। और जो आर्टिकल 136 है वो इंपावर करता है कि सुप्रीम कोर्ट वो अपना हियरिंग सुनाए कि क्या क्या जो ट्रिब्यूनल्स का जो अपील है उनके खिलाफ, कि अगर की ट्रिब्यूनल है ना वो सही फैसला नहीं ले रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आपको राइट डिसीजन लेना है और उसको और ट्रिब्यूनल को वो इम्प्लीमेंट करना होगा। और ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ डिस्प्यूट्स है। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग इंटरेस्ट वाटर डिस्प्यूट्स एवेन्यूज फॉर परस्यूइंग पॉलिटिकल गोल्स है। अब क्या करते हैं कि जैसे एक दूसरे के जो और ये जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ डिस्प्यूट्स क्या है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है ये जो डिस्प्यूट्स है उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह यूज करते हैं कि एक बड़ा सा मुद्दा बना के उसको अपना कि हम कैसे जीते, कैसे इसको बड़ा सा एजेंडा बना दें और उसी पे हम अपना वोट बैंक प्ले करें। Lack of multidisciplinary approach. Tribunal in India primarily consist of members from the judiciary, thus lack inputs from specialists such as ecologists, hampering the quality of order। तो ये क्या कह रहे हैं, क्या जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की कमी है, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो हमारे जुडिशरी से होते हैं, कोई भी उसमें इकोलॉजिस्ट नहीं होता। तो ये जो रिवर का है कि किसको कितना रिवर अलॉट होना चाहिए, कौन सा वो कैनाल बनना चाहिए, ड्रेनेज कहाँ बनना चाहिए, तो ये सब तो वो लोग जजमेंट तो दे देते हैं लेकिन उसमें से कोई इकोलॉजिस्ट नहीं होता। तो फिर कहाँ क्या इकोलॉजी या एटमॉस्फेयर या फिर इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं होता है। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। जो इनेबलिंग कॉपरेशन, fundamental strategic shift away from current reliance on conflict resolution is required। तो इसमें क्या है कि एक फंडामेंटल स्ट्रैटेजिक शिफ्ट होना चाहिए कि एक करंट जो रिलायंस है उसमें कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होना चाहिए, कि ये जो उसका देख रेख होना चाहिए। एंड देयर इज अ नीड टू डीपर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्टेट इन डेलिब्रेटिव प्रोसेसेस और स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अभी क्या कह रहे हैं, क्या कि कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ करके ये एक ना इंटीग्रेशन, डीपर इंटीग्रेशन बनाना चाहिए स्टेट्स के बीच में, ताकि वो एक दूसरे को वो कोऑपरेट करें, जिससे हमारे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो स्टेट स्टेट का बॉन्ड है, जो सारे स्टेट मिलके एक बढ़िया यूनिटी या फिर एक नेशन बनाते हैं, तो वो हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। जो बेसिन अप्रोच क्या है, ये फोकस ऑन इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन ऑफ रिवर इकोसिस्टम, बैलेंसिंग ऑफ वाटर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ह्यूमन यूज एंड रीजनल अप्रोच फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिवर वाटर। तो ये कह रहे हैं क्या, बेसिन अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि जो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन है या फिर कंजर्वेशन है रिवर इकोसिस्टम का, या फिर बैलेंस होना चाहिए कि हर स्टेट को जितना उसकी जरूरत है, जितना सप्लाई है उनको उतना मिले उनके ह्यूमन यूज के हिसाब से। तो ये सारी चीजों का बैलेंस होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। Institutional structure of water management board should include expert from multidisciplines से, such as environmentalist होना चाहिए, जोग्राफर्स होना चाहिए। और ये बोला जा रहा है क्या कि जो वाटर मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें सिर्फ जुडिशरी के ना होकर के हर फील्ड के और हर सेक्टर के लोग होने चाहिए, और जो स्पेशलिटी है जिनकी, जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट होने चाहिए, जोग्राफर्स होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, इनहांस द एफिकेसी ऑफ वाटर बोर्ड्स इन प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्यूशन। तो जो उससे क्या होगा कि जो एफिकेसी है वो इंक्रीज होगा, और दूसरा कि जो ह्यूमन के लिए तो अच्छा होगा ही, लेकिन साथ के साथ जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन भी वो लोग कर पाएंगे। अब वाटर पॉलिसी क्या है, टू रिजॉल्व वाटर डिस्प्यूट्स ऑन रीजनेबल एंड इक्विटेबल लाइंस सर्टेन पैरामीटर मस्ट बी मेड पार्ट ऑफ वाटर पॉलिसी। तो ये जो है ना, ऐसे जो वाटर का डिस्प्यूट्स है उसमें रीजनेबल एंड इक्विटेबल लाइंस बनाना चाहिए, कि ये जो पैरामीटर है कैसे सेट हो पाए। और दीज पैरामीटर इंक्लूड एक्सटेंट ऑफ रिवर बेसिन ड्रेनेज एरिया इन ईच स्टेट। तो वैसे हम लोग को डिवाइड या अलॉटमेंट करना चाहिए कि सब स्टेट में एक ड्रेनर ये जो रिवर बेसिन और ड्रेनेज एरिया होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू द रिवर बेसिन बाय ईच स्टेट। अब ये सारे में रिवर बेसिन बने वो हर स्टेट को उसका कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, कि जो क्लाइमेट एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन द रिवर बेसिन, कि जो लोग टोटली होल एंड सोल जो रिवर बेसिन पे या वाटर पे डिपेंडेंट है, उनके लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि फिर वो लोग कैसे, अगर इसका जो रिवर बेसिन है खत्म हो जाता है, या फिर अगर हम लोग ले लेते हैं एक स्टेट से पूरा टोटली लेकर के दूसरे स्टेट को दे देंगे, तो जो दूसरा स्टेट है वहां के लोग अफेक्ट हो जाएंगे, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। extent extent of arid and semi arid areas in each state। तो क्या हर जगह पे एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज बनाना चाहिए हर स्टेट में। तो ये सारा है। और नेक्स्ट आर्टिकल है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी।
लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे। अभी मैं यही दोनों आर्टिकल, और इट्स हैज टेकन सो मेनी टाइम, तो ये ज़्यादा टाइम इसमें लग गया है, तो जो दूसरा वाला नेक्स्ट आर्टिकल है वो हम लोग दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और तो आप लोग इसको एक दो बार देखिए, और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि जो भी कमिटीज हैं, आर्टिकल्स हैं, और ये जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कहाँ पे रोल है एजुकेशन में, और ये जो ट्रिब्यूनल का क्या रोल है, ये सब आप देख सकते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट है, जो ये जो वर्ड है इसमें कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, फिर वो एरिड से एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन क्या है, या फिर आप लोग ये देख सकते हैं ये जो ट्रिब्यूनल सेटअप है ISR WDD एक्ट 1956 से क्या है, फिर उसके बाद ये जो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट किस रिवर के रिगार्डिंग कहाँ पे चल रहा है, और उसमें कौन कौन से स्टेट इंक्लूड है, तो वो आप देख लीजिए। तो अभी हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू।